आज हम शुरू करते हैं आपका 12th क्लास के गुलिस्तान अदब का चैप्टर नंबर 4। देखिए, हमने जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा वो हमारा तनक़ीदी मुताला था। उससे पहले हमने एक तनक़ीदी मज़ामीन के बारे में पढ़ा कि तनक़ीदी मज़ामीन किसे कहते हैं, क्या होता है ना। तो आज हम उसी का ही एक तरह से देखिए, ये भी आपका तनक़ीदी मज़ामीन में ही शुमार होता है। तो पहले हमने पढ़ा था तनक़ीदी मज़ामीन और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था उसको लिखने वाले के बारे में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था उस टॉपिक के बारे में जो आपका चैप्टर नंबर 3 में था। यानी हमने पहले पढ़ा तनक़ीदी मज़मून, उसके बाद हमने पढ़ा एहतिशाम हुसैन के बारे में, और फिर जो उन्होंने खूजी एक मुताला किया था उसके बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे खुर्शीदुल हसन इस्लाम के बारे में, और इसके बाद हम इनका उमराव जान अदा जो एक नावल है उसका इन्होंने जो तनक़ीदी मुताला किया है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले खुर्शीदुल इस्लाम के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं उमराव जान अदा के बारे में। तो देखिए, ये कब पैदा हुए थे? 1919 में पैदा हुए थे और 2006 में इन्होंने वफ़ात पाई। खुर्शीदुल इस्लाम मगरबी उत्तर प्रदेश के एक गांव उमरी में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम दिल्ली के फतेहपुरी स्कूल में हासिल की। यानी कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, लेकिन इब्तिदाई तालीम यानी मतलब 10th क्लास तक, या ये समझ लिए 7th 8th क्लास तक कहाँ पढ़ा इन्होंने? तो इन्होंने दिल्ली में फतेहपुरी स्कूल में पढ़ा। ठीक है। उसके बाद 1945 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से MA किया, और इसी साल यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू में लेक्चरर मुकर्रर हो गए। यानी MA की और MA करते ही वहीं के लेक्चरर मुकर्रर हो गए। यानी कि जैसे आपको पढ़ाने वाले टीचर होते हैं ना, ऐसे BA और MA क्लास को पढ़ाने वाले जो होते हैं वो लेक्चरर कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद 1973 में प्रोफेसर बनाए गए, और उसके बाद फिर क्या बनाए गए? वो प्रोफेसर बनाए गए। लेक्चरर से ऊपर होता है प्रोफेसर। जैसे आपके स्कूल में TGT PGT अलग अलग टीचर्स होते हैं, इसी तरह से लेक्चरर होते हैं, उसके बाद फिर प्रोफेसर होते हैं। ठीक। और उसके बाद सदर शोबाए उर्दू के मनसब पर फायज हुए। अब सदर किसे कहा जाता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है। तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बने। 1979 में मुलाजमत से सबकदोश हुए। सबकदोश हुए का मतलब ये होता है कि उनको मतलब एक तरह से रिटायरमेंट ले ली। ठीक है। दरमियान में लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल इंडो अफ्रीकन स्टडीज़ से भी बहैसियत उस्ताद वाबस्ता रहे, और इसके बाद ये वहाँ लंदन से भी, जो लंदन में स्कूल था उससे भी वाबस्ता रहे, उस्ताद की हैसियत से वहाँ पे भी इन्होंने यानी कि पढ़ाया। अलीगढ़ में वफ़ात पाई, और इन्होंने वफ़ात कहाँ पाई? अलीगढ़ में ही पाई। यानी कि यूपी में ही, मतलब उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए और उत्तर प्रदेश में ही उनका इंतकाल हुआ। खुर्शीदुल इस्लाम में जहानत के आसार बचपन से नुमायाँ थे। यानी कि वो बहुत ज़हीन थे, बहुत काबिल थे। ये चीज़ें उनके बचपन से ही लोगों के सामने आ गई थी। वो एक अच्छे मुकर्रिर यानी कि तकरीर करने वाले, ठीक है, साहिब तर्ज, नस्र निगार और खुश फिक्र शायर थे। यानी कि अच्छे नस्र निगार भी थे और अच्छे शायर भी थे। उनके 3 शेरी मजमुए रगेंजा, शाख निहाल गम और जस्ता जस्ता नस्र नज़्म शाया हो चुकी हैं। यानी ये उनके जो है 3 शेरी मजमुए हैं जो उनके शाया हो चुके हैं। नस्र तसनीफ़ में गालिब इब्तिदाई कलाम और मज़ामीन का मजमुआ तनक़ीदें अहम हैं। यानी इनकी ये 2 चीज़ें नसरी हैं। अब आप नस्र और नज़्म में अगर अभी भी कंफ्यूज है तो आप लोग मेरे ग्रामर सेक्शन में जाके जो मैंने एक वीडियो डाली है उसको आप देख सकते हो। उसमें नस्र और नज़्म के बारे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या नस्र और नज़्म में क्या फ़र्क है, वो सब उसमें मैंने अच्छे से वाज़े कर दिया है। अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। आइफ्रेल्स के साथ मिलकर अंग्रेज़ी में उनकी 2 किताबें थी। कौन कौन सी थी? 3 मुग़ल पोइट्स, यानी कि 3 मुग़ल पोइट्स जो मुग़ल के दौर में रहे होंगे, और गालिब लाइफ इंडस्ट्रीज शाया हुई है। इसके अलावा उन्होंने कायम और सौदा के इंतखाबात भी मुरत्तिब किए हैं। अब कायम और सौदा दोनों बड़े शायर हैं, आप दोनों से वाकिफ़ हैं। इनके इंतखाबात यानी इनकी जो इनके कलाम है, जो इनका दीवान है, जो भी है इनका, उससे अच्छी अच्छी गज़लें, अच्छी अच्छी नज़मों को निकाल के एक अलग जगह पे इंतखाब करना, उसको इंतखाबात कहते हैं। खुर्शीदुल इस्लाम बहुत शगुफ्ता और तख्लीक़ी अंदाज़ की नस्र लिखते थे। उनके तनक़ीदी मज़ामीन भी शगुफ्तगी का ये अंदाज़ कायम है। यानी उनकी जो तनक़ीदी मज़ामीन है उनमें भी ये अंदाज़ नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ उनका ये अंदाज़ नज़र नहीं आता। पेश नज़्म मज़मून में मिर्ज़ा हादी रुस्वा की मशहूर नावल उमराव जान अदा पर एक नए ज़ाविये से निगाह डाली गई है। ये उनके नस्री उसलूब की भी एक अच्छी मिसाल है। यानी अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा
बता देती हूँ कि उमराव जान अदा क्या है, कैसे लिखी गई है और ये क्या है। देखिए, उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा जो हैं उनकी नावल थी, ठीक है। और ये लखनऊई तहज़ीबी और वहाँ का जो माशरा था, जब 1857 का गदर हुआ है, उस ज़माने में वहाँ क्या हालात थे, कैसे लोग थे, वहाँ की क्या तमीज़ थी, क्या तहज़ीब थी, वहाँ किस तरह से त्यौहार मनाए जाते थे, वो हर छोटी बड़ी चीज़ उन्होंने उसमें पेश की है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ समाजी हालातों को भी पेश करने की कोशिश की है। एक औरत की क्या नफ्सियात होती हैं, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने उसमें पेश करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये उमराव जान अदा मार्केट से भी ले सकते हैं, नहीं तो उर्दू की एक साइट है जिसे हम कहते हैं रेख्ता, ठीक, वहाँ जाके आप ये बुक निकाल के पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी नावल है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा यकीनन। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ हद तक इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, उमराव जान के नाम से ही बनाई गई है, रेखा की मूवी है। अगर आप लोग चाहें तो आप उस मूवी को भी देख सकते हैं, तो आपको बहुत चीज़ें इस नावल से मिलती जुलती नज़र आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे खुर्शीद इस्लाम साहब ने क्या किया है, उसको अपनी नज़र से देखने की कोशिश की है। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि तनकीदी मजमून क्या होता है, ठीक, उसी के हिसाब से उन्होंने देखा है। अब देखिए, यहाँ आपके लफ्ज़ मायने आ गए हैं। मुश्किल अल्फाज तो क्या है, दरियाफ्त करना यानी मालूम करना या पूछना। इम्कानात यानी मकान की जमा, वो इम्कान की जमा यानी गुंजाइश, ठीक है। तसादुम टकराव, उल्टा एक तरह से, ठीक है। बूदोबाश रहन सहन, किस तरह से रहने का, क्या स्टाइल है उनका, ठीक है। मुकफ़ल, जिस पर ताला लगा हो यानी कि जो चीज़ बंद हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, तरगीब, तरगीब माने क्या होता है, रग़बत दिलाना, माइल करना, ठीक है। तहय्युर यानी हैरत, ताइब, ताइब माने तौबा करने वाला। रेख्ती, उर्दू शायरी की एक सिन्फ जिसमें औरतों की तरफ से उन्हीं की मखसूस ज़बान में उनके जज्बात का इजहार किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इसके अंदर औरतों के नफ्सियात वगैरह को भी अच्छे से बयान किया गया है, ठीक है। इंकिशाफात का मतलब क्या होता है, इंकिशाफ की जमा यानी नई नई बातों का मालूम होना या करना। अब देखिए, इस तरह से ये आपका सबक का खुलासा या नफ्स मज़मून की क्या है उस मज़मून में, ये आपको लिखा हुआ है। चलिए एक नज़र इस पे देख लेते हैं। अगर आपके पास बुक है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इसका चैप्टर अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही हमारी वीडियो को देखें, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न्स हो वो क्लियर हो जाए। अगर आप हमारी वीडियो को पहले देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद चैप्टर को पढ़ें, ताकि अगर कोई चीज़ हमारी वीडियो में नहीं समझ में आई है तो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो पढ़ना शुरू करते। लिखा, उमराव जान अदा उर्दू का अहम नावल है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी तवज्जो नहीं दी गई है, यानी इस पर कोई अभी ख़ास तवज्जो नहीं दी गई है। असल में पता है क्या, मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ। यहाँ पे कहने की बात ये है कि उमराव जान अदा, कुछ लोग ये कहते हैं कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने अपने दिमाग से तख्लीक की थी, यानी वो किसी की हकीकत में नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है, बहुत बड़े नाक़िदीन हैं, उन लोगों का मानना ये भी है कि उमराव जान अदा एक रियल में औरत थी और उसकी ही हकीकत ज़िंदगी पे उन्होंने ये नावल लिखा है, ठीक। तो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि अभी ज़्यादा इस पर ख़ास बात नहीं की गई है। इसमें एक तवाइफ की कहानी बयान की गई है जिसका नाम उमराव है, ठीक है, इसलिए उसे नाकाबिल एतबार समझा गया। यानी इस नावल को नाकाबिल एतबार इसलिए समझा गया क्योंकि इसमें एक तवाइफ की कहानी बयान थी। हालांकि नावल का मरकज़ी किरदार यकीनन एक तवाइफ का किरदार है, यानी इसका जो लीड रोल है, लीड जो हीरोइन है इस मूवी की, मतलब एक तरह से इस नावल की, वो एक तवाइफ है। मगर इसके अलावा भी नावल में बहुत कुछ है। यानी कि अब ये होता है ना, देखिए हमारी क्या होती है, एक थिंकिंग होती है हमारी, हम जिस चीज़ को चाहे अच्छा बना सकते हैं और जिस चीज़ को चाहे हम बुरा बना सकते हैं, ये हमारी थिंकिंग के ऊपर है। उसी चीज़ की तरह कि जब लोगों ने देखा है कि ये नावल एक तवाइफ पे लिखी गई है तो उन्हें लगा जब इसका मेन किरदार ही इतना गलत है तो ये नावल में कुछ दम नहीं होगा। लेकिन हमें किसी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी वीडियो को देखने से पहले जज नहीं करना चाहिए कि वो सही है या गलत। पहले आप उसे देखें, समझने की कोशिश करें और उसके बाद उसे जज करें, तो दोनों के लिए फ़ायदा है, आपके लिए भी और जिसको आप जज कर रहे हैं उसके लिए भी। इसके अलावा क्या लिखा, और देखिए तनकीद का मतलब ही यही होता है कि आप उसे जज करें कि वो अच्छा है या बुरा, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत कुछ था लेकिन लोगों ने उसकी तरफ खासा तवज्जो नहीं दी। सबसे पहले तो नावल का मौजू आता है, यानी
ناول میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اس کا موضوع، یعنی وہ کس کانسیپٹ میں لکھی گئی ہے، کیا ٹاپک ہے اس کا، اس سے واقفیت ضروری ہے. یعنی اگر آپ موضوع کو سمجھ لیں گی تو آپ کو پوری ناول سمجھ میں آنے لگے گی. ناول کے ابتدائی میں ہم امراؤ جان ادا سے واقف ہو جاتے ہیں. جیسے ہی ناول شروع ہوتی ہے آپ کو سب سے پہلے امراؤ جان ادا کا ہی کردار نظر آتا ہے. اس کے لیے میں آپ سے پھر کہتی ہوں، اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہو اور نیٹ بھی ہو کافی سارا، تو آپ لوگ ایک بار یہ والی مووی دیکھیں، امراؤ جان ادا اچھی مووی ہے. یعنی قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم امراؤ جان کو بحیثیت طوائف پوری طرح جان جاتے ہیں، اور قصے کے آغاز میں ہمیں اس کے بچپن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ فیض آباد میں رہتی تھی اور کس طرح دشمنی میں وہ گھر آنگن سے طوائف کے بالا خانے تک پہنچ جاتی ہے. اب دیکھیے میں بہت شارٹ میں آپ کی سٹوری سنا دیتی ہوں کہ جو امراؤ جان ہوتی ہیں، ان کے جو پاپا ہوتے ہیں، ان کا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے آپسی ایسی، وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے امراؤ جان کو کڈنیپ کرتا ہے، اور وہ سوچتا تو یہی ہے کہ میں اسے مار دوں گا، لیکن بعد میں اسے مارتا نہیں ہے اور جا کے طوائف کے کوٹھے پر بیچ دیتا ہے. اور یہیں سے ایک شریف خاندان کی لڑکی، جو ایک اچھے خاندان کی لڑکی تھی، اس کی زندگی میں ایک بالکل نیا بدلاؤ آ جاتا ہے، اور وہ ایک اچھی لڑکی سے، ایک جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، اس لڑکی سے کیا بن جاتی ہے؟ وہ ایک طوائف بن جاتی ہے. وہی چیز کو یہاں بتایا ہے. خورشید الاسلام نے ناول کے 2 اقتباسات پیش کیے ہیں. یعنی انہوں نے جب تنقید کی ہے، ویسے مرزا جو ہادی رسوا ہیں، ان کی تو یہ ناول بہت بڑی سی ہے، لگ بھگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کم سے کم 200 پیجز تو ہوں گے اس میں، 150 سے 200 پیجز کے بیچ کی ہوگی یہ ناول آرام سے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے صرف اس کے 2 اقتباس یعنی 2 پیراگراف کو پیش کیا ہے. پہلے اقتباس میں ہماری ملاقات امراؤ جان نام کی ایک طوائف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ستر ادب، ذوق کی مالک، یعنی بہت اچھی، اور آپ کو بتاؤں کیونکہ وہ خاندانی لڑکی تھی تو اسے پڑھنے لکھنے کا، سیکھنے کا اور سمجھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اسی لیے وہ بہت ماہر شاعرہ بنتی ہے، بہت اچھے اشعار پیش کرتی ہے لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے. تو اب کیا لکھتی ہے؟ مالک تھی، شعر و شاعری کی دادا تھی، یعنی کہ بہت دلدارہ تھی، بہت زیادہ اس کی شعر و شاعری اچھی تھی، ٹھیک ہے. حسن میں یکتا تھی، یعنی اس کے جیسی خوبصورتی بھی کسی کے پاس نہیں تھی. ناچ گانے میں بے مثال، یعنی اس کا ناچنا گانا، دیکھیے طوائفوں کا مین کام یہی ہوتا ہے، ناچنا گانا، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش کرنا، ٹھیک ہے. وہی چیز تھی، ان سب چیزوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، وہ مطلب بالکل بے مثال تھی. اور اس کے بعد فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ ناول کا دوسرا اقتباس پیش کرتے ہیں، جس میں امراؤ جان اپنے بچپن، والدین، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، ایک اقتباس میں تو امراؤ جان کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ طوائف کے بعد کی زندگی، ٹھیک ہے، جب وہ طوائف بن چکی ہے. اور دوسرے والے اقتباس میں اس کو بالکل بچپن میں پہنچا دیا گیا کہ جب وہ اپنے والدین اور ان کے حالات کو بیان کرتی ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں، حالات کے بارے میں بتاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح دلاور خان کے ہاتھ سے ایک معصوم بچی طوائف کے بالا خانے تک پہنچی. دلاور خان وہی دشمن تھا ان کے پاپا کا، جس نے اس کو کڈنیپ کر کے اسے مارنے کی سوچی تھی اور بعد میں لے جا کے بیچ دیا تھا. ان دونوں اقتباسات سے ہم امراؤ جان کی پوری زندگی سے واقف ہو جاتے ہیں. ان اقتباسات سے ہم بہت سی منزلیں طے کر جاتے ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے، اگر بقول کسی کے کہ مطلب اگر آپ سوچیں تو بہت کچھ ہے، اور اگر آپ نہیں سوچیں تو کچھ بھی نہیں ہے. سیم اسی طرح سے اس ناول کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو بہت کچھ ہے، اور اگر آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کو ایک اسٹوری لگے گی جس کو آپ پڑھ کے فٹاک سے نکل جائیں گے. لیکن اگر آپ سوچنے پہ بیٹھیں گے تو اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے اور بہت سارے پوائنٹس نکل کے آ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو گریجویشن کو اور پوسٹ گریجویشن لیول کا پڑھانے نہیں بیٹھی ہوں، تو ہم 12th لیول کا ہی پڑھیں گے. تو اس وجہ سے آپ لوگ سمپل سی بات ہی پڑھ لیں کہ کس طرح سے، دیکھیے آپ کو ایک عام عورت، ایک عام لڑکی کس طرح سے طوائف بن جاتی ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں. امراؤ جان ایک طوائف تھی، اب تائب ہو چکی تھی، یعنی اب وہ پوری طرح سے طوائف ہو چکی تھی. شعر و سخن کا ذوق رکھتی تھی، ٹھیک ہے. دلاور خان کی اس کے باپ سے دشمنی تھی، ٹھیک ہے. اب اس کے باپ سے دشمنی تھی، اسی لیے کیا ہوا تھا، اس نے اس کے معصوم کو گھر سے
चार दीवारी से निकाल कर, यानी अब क्या हुआ था, दिलावर खान की दुश्मनी थी बाप से, तो दिलावर खान ने क्या करा था, उस मासूम बच्ची को घर की चार दीवारी से निकाल कर एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया था जहाँ दोज़ख महकती थी और फिरदौस खामोश है। ठीक है, यानी कि वो पूरा, देखिए गलत कामों में ना, ये एक तरह से अगर आप माने तो तवाइफ लोग जो है वो गलत काम करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि जब गलत काम है तो वो जहन्नुमी कहलाई जाएगी, जन्नत तो हम उसे कहेंगे नहीं। तो यही है कि वहाँ जहन्नुम महकती है और जन्नत खामोश है। इसके बाद मुसन्निफ़ हमें नावल के आखिरी हिस्से में ले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद लास्ट में हमें ले जाते हैं जहाँ उमराव जान फैज़ाबाद में ही ज़िंदगी गुजार रही है अपने वतन में मगर सबके लिए बेगाना है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको लास्ट में पढ़ेंगे, जब ये अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को पहचान जाती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, तो वो भाई जिसको वो गोद में खिला रही होती है वो बहुत छोटा होता है, जब उसे जाती है, उसे किडनैप किया जाता है, वही भाई उसको धक्के मार के घर से निकाल देता है कि नहीं, ये एक गंदी औरत है, इसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे एक तरह से औरत आदमी की क्या थिंकिंग है, सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से बयान की गई हैं। अगर आप लोग के पास फुर्सत के लम्हात हो तो आप लोग इस नावल को ज़रूर पढ़ेंगे और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको ये नावल पढ़ने के बाद कैसा लगा। अब नफ्स मज़मून, यानी इस मज़मून से आपको क्या मिलता है, तो इस मज़मून में जो हमें है, खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल उमराव जान अदा की क़द्र व क़ीमत का जायज़ा लिया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भले ही ये नावल एक तवाइफ की कहानी हो, हकीकत हो चाहे ये ख़याली हो, उससे बहस नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो अगर आप दिल से पढ़ें तो आपके ये दिलों में असर करेगी। ठीक है, आप इसे पढ़ेंगे तो आप इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे और कुछ हद तक सोचने पर मजबूर भी होंगे कि क्या सचमुच हमारा समाज ऐसा है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देख के इसको फिनिश करेंगे। का पहला सवाल है यहाँ पे, उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी डालिए। देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपकी इसी टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, जैसे अब ये उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी डालिए, या इनकी नावल निगारी के ऊपर रोशनी डालिए, या नावल के अज़ाए तरकीबी क्या होते हैं इसको बयान कीजिए, इस टाइप के, या नावल के आगाज़ और इर्तिक़ा पर बहस कीजिए। इस टाइप से ही आपके सवाल आएंगे। ये सारे सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगी, आप बेफ़िक्र रहें। लेकिन ये अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। चलिए तो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स पर नज़र डाल देते हैं। जवाब क्या लिखेंगे आप इसका, उमराव जान अदा जो नावल है, ये सबसे अहम मरकज़ी किरदार कौन है इसका, उमराव जान है। ठीक है, उमराव जान इसका सबसे अहम किरदार है, यानी लीड रोल में जो है वो कौन है, उमराव जान है। नावल के तमाम वाक़यात इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी जो भी काम होता है वो इसी से रिलेटेड होता है, यानी अगर ये है तो इसी के आजू बाजू सब घूमते हुए नज़र आएंगे। ठीक, यानी अगर हम तवाइफ के कोठे पे जा रहे हैं तो भी वहाँ उमराव जान है, या अगर हम उमराव जान के घर जा रहे हैं तो वो भी इसीलिए जा रहे हैं ना, क्योंकि वो उमराव जान का घर है। तो सारे वाक़यात इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी अगर दिलावर ख़ान की कहानी शुरू होती है तो उमराव जान की वजह से ही होती है, अगर उमराव जान नहीं होती तो दिलावर ख़ान की भी कहानी शुरू नहीं होती। ठीक है, वो एक शरीफ लड़की थी लेकिन उसे तवाइफ के बाला खाने तक पहुंचा दिया। वो एक ऐसी दुनिया में रहती थी जहां दोज़ख महकती है और फिरदौस खामोश है। ये सब अभी आप ऊपर पढ़ के आ चुके, वही चीज़ है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, लेकिन वो इस माहौल में रहने के बाद भी अपने अदबी ज़ौक़, शेर व शायरी से लगाव और खुश मिज़ाजी की बदौलत दूसरी तवाइफ़ों से अलग नज़र आती है। यानी क्योंकि उसको पढ़ने लिखने का शौक़ है, वो एक अच्छे ख़ानदान से वाबस्ता थी, एक अच्छे ख़ानदान की रहने वाली लड़की थी, इसीलिए वो और तवाइफ़ों से अलग है। वो बहुत हसास, यानी उसे बहुत ज़्यादा एहसास है, एहसास वाली लड़की है वो। गदर के हंगामे के बाद हालात उसे फैज़ाबाद पहुंचा देते हैं, यानी कि जो उसका अपनी अम्मी का घर होता है वो वहीं पहुंच जाती है। लेकिन मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि किस तरह से उसका भाई उसको भगा देता है वहाँ से। यही उसका वतन है, यानी उसका अपना घर है। वतन का मतलब होता है मुल्क, है ना, लेकिन उर्दू में कहीं कहीं पे वतन का मतलब ये होता है कि जहाँ आप रहते हैं, जो आपका पैदाइश जहाँ होती है, जहाँ आपका माँ बाप है, आपका घर है। ठीक है, और जहाँ आप जॉब करने जा रहे हैं या आप अगर पढ़ाई करने के लिए कहीं जा रहे हैं तो वो एक तरह से परदेस कहा जाता है। ठीक, यही उसका घर है, मगर वो अपने ही वतन में बेगानों की तरह रहती है। बेगानों की तरह यानी अजनबियों की तरह, उसको ऐसा लगता है वहाँ कोई उसे जानते ही नहीं है। उमराव जान अदा के किरदार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बचपन में उसके
اس کی جس طرح تربیت ہوئی تھی طوائف بن کر بھی وہ اسی پر قائم رہی. یعنی جب اسے یہاں سے کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں تو وہ بہت چھوٹی نہیں ہوتی ہے, لگ بھگ 14-15 سال کی ایک لڑکی ہوتی ہے, تو اسے اپنے ماں باپ کی تربیت یاد رہتی کہ میرے ماں باپ نے میری پرورش کیسی کی تھی, تو وہ طوائف بننے کے باوجود اسی چیز کا خیال کرتی ہے. اب آپ کا سوال نمبر 2 ہے, خورشید الاسلام نے ناول نگار کی کن ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی انسان ناول لکھ رہا ہے تو ناول لکھتے ٹائم اس کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں, انہوں نے کیا بیان کیا ہے. تو اس کا جواب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خورشید الاسلام نے ناول نگار کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناول نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان امکانات کو بروئے کار لائے, یعنی وہ ساری چیزوں کو سامنے لائے اور ان تقاضوں کو پورا کرے, اور یعنی جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پورا کرے, اور فطرت کی ان لہروں کو بہاتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت و پرواخت کرتی ہیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناول نگار کا ہی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کرداروں کو, اپنے واقعات کو اس انداز سے پیش کرے کہ اس میں جان آ جائے, ایسا لگے کہ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں, بلکہ ریالٹی ہے یہ. ٹھیک ہے, چلیے اب آپ کا کوشچن نمبر 3 کیا ہے. خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا ایک اقتباس پیش کر کے یہ وضاحت کی ہے کہ ہم اسے پڑھ کر امراؤ جان کے آغاز اور انجام دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ بات صحیح ہے؟ لکھیے. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خورشید الاسلام نے وہ 150 سے 200 پیجز کی جو ناول ہے اس میں سے صرف ایک وہی حصہ, ایک ہی پیراگراف ایسا پیش کیا ہے جس سے آپ اس کی پوری ناول کو سمجھ سکتے ہیں. ایک طرح سے انہوں نے پوری ناول میں سے اس پیراگراف کو نکالا جو اس پورے ناول کی سمری تھی ایک طرح سے. تو اب کیا آپ اس بات سے مطلب واقفیت رکھتے ہیں, کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں جو یہاں پہ کہی گئی؟ تو لکھا ہے مضمون میں جو اقتباسات دیا گیا ہے وہ اصل حصے کا آغاز ہے. یعنی اگر آپ اصلی ناول دیکھیں گے تو جو اقتباس آپ کو دیا گیا ہے وہ اس کا شروعات ہے, آغاز مانے شروعات ہے. اس میں امراؤ جان ادا کے بچپن کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, انجام کا نہیں. اس لیے ہمارے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے. تو اب یہاں پہ جو ہیں آپ کی رائٹر, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس میں آغاز کا ذکر ہے اور یہ بات صحیح ہے, اس میں آغاز ہے, انجام کیا ہوا امراؤ جان ادا کا یہ نہیں پتا. اس میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ وہ ایک خاندانی لڑکی تھی جو طوائف کے کوٹھے پہ پہنچ گئی, لیکن لاسٹ میں کیا ہوا وہ چیز آپ کو اس میں نہیں بیان کی گئی. اسی لیے یہ بیان جو ہے وہ آپ کا درست نہیں ہے, یعنی کہ غلط ہے. اب آپ کا دیکھیں کیا لکھا ہے, علمی کام لکھا گیا ہے. تو آپ کا علمی کام کیا ہے, یہاں پہ اس مضمون میں شامل محاوروں کی فہرست بنائیے. اب آپ کو جو محاورے شامل کیے گئے ہیں ان کی آپ کو فہرست بنانی ہے. تو دیکھیے فہرست مانے ایک طرح سے انڈیکس, ایک پوری لسٹ. تو کیا لکھتے ہیں, پروان چڑھنا, ٹھیک ہے, باچھے کھل جانا, منزلیں طے کرنا, دامن پھیلانا, نظر سے اوجھل ہونا, سر راہ بیٹھنا, اس طرح سے یہ آپ کو دیے گیا. اب آپ کا یہ نیکسٹ سوال دیا گیا ہے, جہاں دوزخ مہکتی ہے اور فردوس خاموش ہے کا کیا مطلب ہے بتائیے. تو دیکھیے اس جملے کا مطلب یہ ہے, یہ اس میں اختیاری زبان کو استعمال کیا گیا ہے, یعنی کھل کر بات نہیں کہی گئی ہے, بات کو دبے الفاظوں میں کہا گیا ہے کہ سمجھنے والا اس کو خود سمجھے گا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہاں انہوں نے کہا ہے ایکسپلین کرو تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. اور یہ طوائف کے بلا خانے سے متعلق ہے, یعنی کہ اس کو کس سے لیا گیا ہے, طوائف کی وجہ سے لیا گیا ہے کہ جہاں بدقماش لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں, چونکہ گناہ گاروں کے لیے دوزخ ہے, اس لیے طوائف کے بلا خانے کو دوزخ مہکنا اور نیک اور ثواب کے کام نہ ہونے کی بنا پر فردوس خاموش ہو جانا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو سمجھ میں آ گئی, وہاں غلط کام ہوتے ہیں, الٹی سیدھے لوگ آتے ہیں, اس وجہ سے اس کو خراب جگہ کہا گیا. اور خراب جگہ جو ہے ہمارے لیے جہنم کے مانند ہوتی ہے, یعنی جہنم کے برابر ہوتی ہے. چلیے اب آپ کا نیکسٹ کوشچن دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے ضرور آتے ہیں, 10 مارکس میں آپ کے اکثر ایسے کوشچنس آتے ہیں. تو دیکھیے اگر میں آپ کو ویک میں ایک ویڈیو دوں کلاس کی تو آئی تھنک کہ آپ کو ایسی مطلب اف یو ڈونٹ مائنڈ ہے نا, کیونکہ میرے پاس سچ مچ ٹائم بہت کم ہے, میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں. یہ بھی ایک بچہ ہے, اب مجھے نہیں پتا وہ بچہ ہے یا بچی, آفتاب نام لکھا ہے ان کا کمنٹس میں,
وہ بہت ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपने टाइम को निकाल के, वरना अभी फ़िलहाल मेरे पास सचमुच बिल्कुल भी टाइम नहीं था. चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे आपके लिए हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह. तो आप लोग इसको लेंगे और जब मैं आपको पूरा वीक का टाइम दे रही हूँ तो आप उसको पूरे चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे. यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जब आप नेक्स्ट वीडियो मेरी देखें तो पिछली वीडियो की कोई भी चीज़ आपसे छूटे या आपको नहीं आए. ठीक, इसके अलावा आप लोग मुझे टेलीग्राम वगैरह पे पर्सनली कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकूं. क्योंकि बहुत सारे बच्चे थैंक यू वगैरह वर्कशीट की वजह से भेजते हैं तो मुझे थोड़ी सी दुश्वारियां हो जाती है कमेंट्स पढ़ने में. तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम और इन सब की ID जो भी है उनका. तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो. ठीक है, प्लीज़ जब प्रॉब्लम हो तभी मैसेज करें, वरना फिर मैं आपके मैसेज को भी इग्नोर करना शुरू करूँगी. चलिए तो पढ़ते हैं. आपका पहला क्वेश्चन है, खुर्शीदुल इस्लाम के तनक़ीदी मज़मून उमराव जान अदा पर तबसरा कीजिए. यानी अब देखिए, ये असली नावल किसकी है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा की. उसके ऊपर तनक़ीदी नोट किसने लिखा? उसके ऊपर तनक़ीदी नोट लिखा खुर्शीदुल इस्लाम ने. अब खुर्शीदुल इस्लाम ने उस पर तनक़ीदी नोट लिखा है. अब उन्होंने जो तनक़ीदी नोट लिखा आपको उसको पढ़ना है और उसको अपनी ज़बान में लिखना है कि उन्होंने क्या चीज़ें देखी हैं और क्या चीज़ें नहीं देखी हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में खुर्शीदुल इस्लाम के उमराव जान अदा पर लिखे गए तवील मज़मून का ये एक हिस्सा शामिल किया गया है. यानी कि जो है इसको एक शामिल किया गया है. इस मज़मून में उन्होंने मिर्ज़ा हादी रुस्वा के मशहूर नावल उमराव जान अदा का तनक़ीदी जायज़ा लिया है और इसकी खूबियों और ख़ामियों पर रोशनी डाली है. यानी खूबियाँ अच्छाई और ख़ामियाँ बुराई. अपने मज़मून की इब्तिदा में वो लिखते हैं कि हमारी ज़बान में एक नावल ऐसा भी है जिसे खासे की चीज़ समझा जाता है लेकिन जिसकी तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई. गालिबन इसका एक सबब ये भी है कि उसे महज एक तवाइफ की दिलचस्प कहानी समझकर पढ़ा जा रहा है. यानी अब देखिए जाता रहा है. यानी क्या कह रहे हैं कि इसको नावल को लोगों ने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बलाए ताक रख दिया गया. इसको लोगों ने पढ़ा, लेकिन क्या समझ के पढ़ा? एक नावल की कहानी को, एक तवाइफ की कहानी को, एक तवाइफ की नावल को समझ के पढ़ा. इसको किसी ने दिलचस्पी से और एक खुले दिमाग से सोच के पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझी. इसीलिए आज इसको उस दौर तक अदब में अहमियत नहीं थी, आज तो इसकी अदब में बहुत अहमियत है, जिसका नतीजा ये है कि इसकी बुनियादी और काबिल तवज्जो पहलू जो हैं वो नज़र से ओझल हो गए हैं. यानी कि जो चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए वो क्या है, नज़र से ओझल हो गए, यानी हमारे सामने नहीं आ रहे हैं. इसी तरह से आप इसको पूरा कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है, तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि यही चीज़ें आपको इन्होंने बताई हैं इसमें कि इसका जो इसकी कदर व कीमत है उसका अंदाज़ा हमसे नहीं हो पाया. लोगों ने इसको सिर्फ एक मज़ाहिया मज़े के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ा. इसके बाद इन्होंने यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है. इसके बाद वो बहस के लिए 2 इक़्तिबास देते हैं. देखिए हमेशा याद रखिए, जब हमें अपनी बात प्रूफ करनी होती है ना तो हम किसी बड़े आदमी का हवाला दे देते हैं ताकि अगला हमारे सामने मुंह ना खोल पाए. एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं कहूँ कि ये नावल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नावल. अब आप कहेंगे क्यों है मैम, ये तो एक तवाइफ की कहानी है ना. तो मैं क्या कहूँगी, क्योंकि खुर्शीदुल इस्लाम साहब ने कहा है. तो अब आप चुप हो जाएंगे ना कि हाँ भाई ये तो राइटर थे, अगर इन्होंने कहा है तो मैम सही कह रही हैं. अब चाहे ना कहा हो, वो बात की बात है, लेकिन क्या है कि जब मैंने एक मोटा सा आपको हवाला दे दिया तो आप क्या हो गए, चुप हो गए कि हाँ मैम बात सही कह रही होंगी. इसी तरह से इन्होंने भी क्या किया है, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उमराव जान अदा जो नावल है उसके इक़्तिबासात को पेश किया है कि देखो जो हम कह रहे हैं वो सच है, हम झूठ नहीं कह रहे हैं. तो इस तरह से आप लोग इस पूरे आंसर को अच्छे से लिखेंगे, लर्न करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट्स करेंगे. तो आज की आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.